हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं एक दो वीडियो और भी बनाता हूँ। फिर उसके बाद से हम लोग आगे कुछ और भी वीडियो बनाएंगे जो आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हम लोग आजकल उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उस दौरान इजराइल और यूएई के बीच एक समझौता हुआ था। ये व्हाइट हाउस में हुआ था, उसे अब्राहम समझौता के नाम से जानते हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। आप सभी लोगों को पता है कि 67 के बाद से इजराइल का किसी भी अरब मुल्क के यहाँ कोई दूतावास नहीं था। दूसरे शब्दों में दूसरे अरब मुल्क भी इजराइल के यहाँ अपना दूतावास नहीं खोल रहे थे। लेकिन अभी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में चुनाव जीत करके आ गए सत्ता में, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए 2017-18 में, एक अब्राहम समझौता हुआ। उस अब्राहम समझौते की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इजराइल ने यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसकी राजधानी में एक अपना वो खोला, दूतावास खोला, और यूएई ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अपना एक दूतावास खोला। इस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपना दूतावास खोल रहे, यानी एक दुबई में खुला, एक तेल अवीव में खुला। तो इस प्रकार से दोनों देश अपने यहाँ एक एक दूतावास खोल लिए, यानी कूटनीतिक संबंध स्थापित कर दिए। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरब के लिए भी चाह रहे थे। अभी इजराइल और सऊदी अरब के बीच ये बातचीत कराने की सोच ही रहे थे, तब तक इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हमें बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सऊदी अरब पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको सुन करके सऊदी अरब के जो इस समय के शासक वर्ग हैं, जिसमें प्रमुख भूमिका प्रिंस सलमान की है, तो उनके वो जो वहाँ मजलिस है, जो काउंसिल है, जो अलशोरा है, उसको उसके अधिकांश सदस्य जो है इसे बहुत उनको ये नागवार गुजरा पर इसको बहुत बुरा मान गए और उन्होंने इजराइल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में जो सऊदी अरब के विदेश विभाग ने भी इजराइल पर हमला बोलना शुरू कर दिया। और अभी आज मैं देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया है, वही हमास या तो इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ दे, या तो इजराइल जो है अपने हमास के साथ जो भी सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ है उनकी सभी शर्तों को तोड़ देगा। दूसरे शब्दों में इजराइल फिर से हमास के एरिया पर अटैक करने के लिए स्वतंत्र होगा। देखना है आगे क्या होता है। दूसरे शब्दों में इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो तनातनी चल रही है उसके तो उस दरमियान एक बात इजराइल ने कह दी, और वो भी अमेरिका में व्हाइट हाउस के में ही कह दी, यानी वाशिंगटन डीसी में ही कह दी कि भाई ऐसा है कि अगर सऊदी अरब को, चूंकि सऊदी अरब कुछ दिन पहले फिलिस्तीन को लेकर के बहुत ही नम्र स्वभाव अपनाते हुए और ये कहा था कि भाई फिलिस्तीन का निर्माण तो होना ही चाहिए, जो पैलेस्टीनियन अरब लैंड है वहाँ। लेकिन इजराइल ने कहा कि भाई अगर इनको इतनी दिक्कत हो रही है पैलेस्टीन का निर्माण नहीं हो पाने से, तो वो अपने यहाँ क्यों नहीं पैलेस्टीन खुलवा लेते, यानी अपना भी तो क्षेत्रफल इनका कम नहीं है, तो अपने यहाँ कुछ जगह दे दें, कुछ जगह जमीन दे दें, जिससे कि पीएलओ का वहाँ एक गठन किया जा सके एक राज्य के रूप में। दरअसल प्रिंस सलमान भी इसी बात को फेवर कर रहे थे कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन उस भूमि पर होगा जिस भूमि पर हम लोग जिसे पैलेस्टीनियन अरब के नाम से जानते हैं। एक्चुअली पैलेस्टीनियन ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब, यानी सारा मैंडेट तो अंग्रेजों का ही है। अंग्रेजों ने इसे अरब वर्ल्ड से छीना था और उसी पर उन्होंने
1948 मई में यह व्यवस्था की कि भाई यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। आप सभी लोगों को इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पीएलओ का गठन आपको बता दें, इसमें अरब लीग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2 जून 1964 को इसका गठन किया गया था। 28 मई को इसकी बैठक बुलाई गई थी और पहली बैठक इसकी इजिप्ट की राजधानी काहिरा में बुलाई गई थी, शिखर बैठक। दूसरे शब्दों में उसी शिखर बैठक में ही पीएलओ का जन्म हुआ और इसमें अरब लीग का इनिशिएटिव बहुत काम आया। उसने मुस्लिम हितों के लिए या गल्फ कंट्रीज के हितों के लिए, खाड़ी देशों के हितों की रक्षा के लिए ये सुझाव दिया था वही पीएलओ का गठन किया जाए। तो फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन अहमद सुकेरी और यासिर अराफात के नेतृत्व में हुआ। अहमद सुकेरी की मृत्यु के बाद एक्चुअली यासिर अराफात को ही इस संघर्ष को बढ़ाते रहे और उन्हीं का नाम आता रहा। ज़्यादातर मामलों में यासिर अराफात ही इन्वॉल्व रहे और इस वजह से विश्व में उन्हीं का डंका बजता रहा। खास करके इंदिरा गांधी जब भारतीय प्रधानमंत्री थे उनके समय में तो यासिर अराफात साहब वहाँ खूब नाम कमाए गल्फ कंट्री में। अपने संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष को शुरू करने की वजह से जो वो इजराइल के खिलाफ किया करते थे। हालांकि 1980 के दशक में कुछ हिंसात्मक आंदोलन भी यहूदियों को देखने को मिला, जिसमें हिजबुल्ला और हमास प्रमुख हैं, जो आज भी यह संघर्ष जारी है। और अभी हाल में कुछ वर्ष पहले ही हौती, यमन से हौती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखना है इनको कितनी सफलता मिलती है। मोटे तौर पर जो इजराइल का जो मैप है उसमें दाएं तरफ जो है जॉर्डन नदी के किनारे पश्चिमी किनारा है। उसी पश्चिमी किनारे के एक जगह पर रामल्ला नामक एक छोटा सा कस्बा है जहां पीएलओ का मुख्यालय है। महमूद अब्बास इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। दूसरे शब्दों में यासिर अराफात के बाद, यासिर अराफात वैसे घोषित रूप से राष्ट्रपति इसको नहीं हो पाए क्योंकि इजराइल ने ही मान्यता नहीं दी, बहुत सारे पश्चिमी देशों ने ही मान्यता नहीं दी। हालांकि 1988 में भारत ने इसको मान्यता दी थी। बस भारत के अपने इंटरनल दबाव हैं, आंतरिक दबाव के कारण जो है भारत ने ऐसा कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि पीएलओ को आज भी उसका हक नहीं मिला है। पीएलओ इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहता है और पीएलओ को उसका हक नहीं मिला है। तो 1988 में भले ही राजीव गांधी की सरकार ने इसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दिया। ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया में भारत पहला ऐसा देश था। मुझे लग रहा है एशिया में ही भारत पहले या दूसरे नंबर पर आएगा। अगर हम पहले नंबर पर गल्फ कंट्री में कुछ कंट्रीज को रख दें तो दूसरे नंबर पर, अन्यथा भारत ने बहुत क्विक ये डिसीजन लिया। तो इस प्रकार से 1988 में गल्फ कंट्रीज भी एशिया में ही हैं, मैं इसीलिए गल्फ कंट्रीज का तो 1988 में राजीव गांधी सरकार ने फैसला किया कि भाई पीएलओ को एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए। और रामल्ला के पास ही जेरिको और जेरी नामक छोटे छोटे कस्बे भी हैं, वहाँ भारत ने अपने दूतावास खोलने की भी घोषणा कर दी। हालांकि पीएलओ पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। वो चाहता है पूर्वी यरूशलेम उसे मिल जाए जो कि पश्चिमी किनारे के पास ही स्थित है। हालांकि इजराइल यानी यहूदी इसे देने को तैयार नहीं है। वैसे भी अब उनकी साख का सवाल है। 42% जमीन तो उन्होंने दे दिया है। ये कैंप डेविड समझौता 1978 में हुआ था। 1982 1992 में ओस्लो समझौते से इन्होंने लगभग 42% जमीन तो सौंप दिया है। यानी 2005-06 में तो उन्होंने गाजा पट्टी में हमास के शासन को भी स्वीकार कर लिया। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ हमास सत्ता में आ गई। अब बेचारे बूढ़े आदमी हमास, ये महमूद अब्बास साहब, वो करें क्या करें। तो थोड़ा सा पेचीदा है ये मामला, लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है कुछ दिनों तक ही चल पाएगी। अंततः जो फिलिस्तीनी अरब हैं वो हावी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अब्राहम समझौता कितने दिन चल पाएगा, कितने दिन नहीं चल पाएगा, इसको लेकर के हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
अमेरिका एक ताकतवर देश है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी हैं, वो प्रो इज़राइल अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति डेमोक्रेट का हो या रिपब्लिकन का हो, सभी प्रो इज़राइल पॉलिसी अख्तियार करते हैं। ये दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा ईरान से ज़्यादा ही चिढ़े रहते हैं और इसलिए ईरान ने जब इज़राइल ने हमला किया तो उसको रिटेलिएट नहीं किया, उसको खामोशी से पी गया। और इज़राइल ने भी बड़ी खूबसूरती से उनके सैन्य ठिकानों पर ही छिटपुट हमला किया, उनके तेल ठिकानों पर, उनके नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं किया। दूसरे शब्दों में इज़राइल ने भी बहुत होशियारी दिखाई। ये दूसरी बात है कि उसने ईरान में ही याहिया सिनवार नहीं, हानियेव, जो कि हमास का चीफ था, उसकी हत्या कर दी। उसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय कासिम सुलेमानी, मेजर जनरल कासिम सुलेमान की हत्या कर दिया गया था। 2019 या 2020 में किया गया था, 2019 में ही शायद किया गया था। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान से चिढ़े भी रहते हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप ये चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।